हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वह वर्ल्ड ज्योग्राफी का, मोस्टली एस्ट्रोनॉमी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है द सन। मैंने सूर्य के बारे में आपसे कहा था 2 वीडियो बनाऊंगा। इसका फर्स्ट पार्ट में बना चुका हूं। ये मित्र इसका सेकंड पार्ट है। यदि आपने इस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, इसका फर्स्ट पार्ट आगे जरूर देख लें। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया था, थोड़ा सा इसमें रिव्यू दूंगा मैं, कि जो सूर्य है, सूर्य हमारी जो मंदाकिनी है, आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, उसकी जो सेकंड भुजा है, क्योंकि आपको बता चुका हूं कि उसमें 3 भुजा होती हैं, 3 भुजाओं में सेकंड भुजा पर स्थित है। और यह उसका जो वल्ज है, वल्ज उस क्षेत्र को कहा जाता है, गैलेक्सी का वो भाग जिसका मतलब जिसमें अत्यधिक मात्रा में ग्रेविटी पाई जाती है, ब्लैक होल क्षेत्र होता है वो, उसका चक्कर काटता है। और एक चक्कर काटने में उसे लगभग 15 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितने? 15 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। और इस 15 करोड़ वर्ष को हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। और सूर्य की आयु लगभग मैंने आपको बताई थी कि 4.5 से 5 लाख वर्ष सूर्य का निर्माण हुआ था। सूर्य का प्रकाशित होने का प्रमुख कारण मैंने आपको बता चुका हूं कि सूर्य का प्रकाशित होने के लिए उसमें नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन क्रिया के बारे में आपको मैंने बताया था कि नाभिकीय संलयन जो क्रिया होती है मित्र, वह उसमें हाइड्रोजन गैस का होती है, वो हीलियम में परिवर्तित होती है। अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। अर्थात ऐसी क्रिया 2 परमाणुओं मिलकर के एक नए परमाणु दूसरे परमाणु का निर्माण करें, उसे संलयन क्रिया कहा जाता है। तो इस क्रिया द्वारा सूर्य हमारा चमकता है, जिसे नाभिकीय संलयन क्रिया कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसे अपना एक सर्किल पूरा करने में लगभग 15 करोड़ वर्ष लगते हैं। ये भी आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। और इसके बाद में स्ट्रेंथ का जो बीच वाला सबसे पहला भाग होता है, उसे कोरोना कहा जाता है। जैसे ये मैंने आपको बताया था, इसे कोरोना कहते हैं। कोरोना कुमार बताया था मैंने, इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 150 लाख सेंटीग्रेड तक होता है। मतलब 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है इसका टेम्परेचर। मित्र, मैंने इधर पीछे वाली वीडियो बता चुका हूं, आप प्लीज इस वीडियो को जाकर देख लें। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन के समथिंग के लगभग होता है। 15 मिलियन का मतलब ये है, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि जैसे किसी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उस पर आप 0 लगा देंगे तो लाख में बदल जाएगा, तो 10 लाख हो जाएंगे। मतलब 10 लाख बराबर 1 मिलियन बताया था मैंने आपको। तो सूर्य का जो केंद्र का जो टेम्परेचर है वो 150 लाख सेंटीग्रेड है, ये आपको मैं बता चुका हूं। और इसका जो टेम्परेचर के बारे में, उसके बाद इसका जो दूसरा जो भाग बताया था वो विकिरण क्षेत्र बताया था, जैसे रेडिएशन कहा जाता है। दूसरी परत बताई थी, इससे रेडिएशन कहा जाता है। ये क्या है? दूसरी परत बताई थी, इसे रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन परत कहते हैं या विकिरण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण क्षेत्र कहते हैं। विकिरण क्षेत्र में क्या मैंने मित्र आपको बताया था कि इसमें जो अल्फा बीटा और जो फोटॉन कण होते हैं, जैसे अल्फा, एक्स किरणें और फोटॉन। फोटॉन कहते हैं मित्र प्रकाश के बंडलों कहते हैं। फोटॉन किसे कहते हैं? प्रकाश के बंडलों कहते हैं। इसी जगह से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मित्र कि एक्स किरणों का निर्माण सूर्य के किस मंडल से होता है, तो बता सकते हैं विकिरण क्षेत्र से या रेडिएशन क्षेत्र से। ये पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको पूर्व वीडियो बता चुका हूं। उसके बाद मैंने तीसरा मित्र आपको बताया था, वो संबंध क्षेत्र बताया था। ये संबंध क्षेत्र बताया था। और संबंध क्षेत्र के बारे में आपको ये भी बताया था कि यहां से यहां तक को एनर्जी पहुंचने में लगभग 15 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने? 15 करोड़ वर्ष लगते हैं यहां से यहां तक एनर्जी पहुंचने में। इसके बाद मैंने आपको इसमें यही बताया था कि यहां पर जो सेल्स, सूर्य की सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती हैं। इस तरीके से सन सेल्स पाई जाती हैं। और इनके आकार इस तरीके से होता है, यहाँ पर चौड़ा, मतलब यहाँ पर ये काफी बड़ी होती है, फिर आकार इस तरीके से घटता हुआ चला जाता है। इन्हीं से होकर के, सौर सेल से होकर के ही सूर्य की एनर्जी है वो बाहर जाती है।
वो बाहर निकलती है। यहाँ ये सौर सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सौर सेल्स कहते हैं। सौर कोशिकाएं कहते हैं इनको। इसके बाद देखिएगा अगला जो मंडल मित्र मैंने आपको बताया था जो एग्जाम पूछा जाता है अक्सर, ये प्रकाश मंडल है। इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। ये प्रकाश मंडल है। क्या है ये? प्रकाश मंडल। ये प्रकाश मंडल है, इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। मित्र, हमें जो आंखों से दिखाई देने वाला सूर्य का जो भाग है वो यही है। हमें जो आंखों से हम जमीन पर खड़े होकर के जो भी देखते हैं सूर्य का भाग, वो फोटोस्फीयर दिखाई देता है। इसका जो बाहरी टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, इसका जो बाहरी टेम्परेचर है वो 6000 सेंटीग्रेड है। ये पूरी वीडियो में आपको अवगत करा चुका हूं। और इसके बाद मित्र मैंने आपको बताया था जो आज बताने के लिए जा रहा हूं, इससे पहले मैं छोटा सा एक इंटरव्यू और दूंगा। इससे जो सौर ज्वाला निकलती है, क्या निकलती है? सौर ज्वाला निकलती है। यहां से क्या निकलती है? सौर ज्वाला इस तरह निकलती है, इस तरीके से सौर ज्वाला निकलती है। और ये सौर ज्वाला, सूर्य की सौर ज्वाला है, वो लाखों किलोमीटर दूर तक जाती है। क्या कह जाती है? लाखों किलोमीटर दूर तक जाती है। इसे सौर ज्वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? सौर ज्वाला। इसे सौर ज्वाला कहा जाता है। ये लाखों किलोमीटर दूर तक जाती है, यहां तक कि जब ये जाती है तो हमारे पृथ्वी की तरफ भी आती है। ये सूर्य की मतलब जितने भी सौरमंडल ग्रह हैं उनके पास भी जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये सौर ज्वाला हमारे धरती पर नहीं आ पाती है। इसका कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसके बारे में छोटा सा और बताना चाहता हूं मैं। देखिए, ये सौर ज्वाला है, जब जितनी ये स्ट्रांग होती है उतनी आगे बढ़ जाती है, लेकिन जो कमजोर होती है वो पीछे वापस आ जाती है। इस तरीके से पीछे वापस आ जाती है। ये इस तरीके से पीछे वापस आ जाती है, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच लेती है। तो यहां पर ये इस तरीके से यहां पर मिल जाती है, अगर के ये काले काले स्पॉट्स पड़ जाते हैं। सूर्य में क्या पड़ जाते हैं? प्रकाश मंडल में काले काले स्पॉट्स पड़ जाते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर कलंक। क्या कहा जाता है मित्र? सौर कलंक कहा जाता है या सौर धब्बे कहा जाते हैं। जब ये सौर धब्बों का निर्माण होता है और जब अपना विस्तृत रूप धारण करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो पृथ्वी है उसका जो संवहन क्षेत्र है, मतलब रेडिएशन वाला क्षेत्र है, जो दूरसंचार वाला क्षेत्र है, वो काफी प्रभावित होता है। वो बहुत तेजी के साथ प्रभावित होता है, जिससे हमारे दूरसंचार की जो व्यवस्था है वो डगमगाने लगती है। आप फोन कहीं लगा रहे हैं और लग दूसरी जगह रहा है, वो क्या है? वो इसी का सब काम होता है, इसी का सब काम होता है। तो देखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनका चक्र पूछ लिया जाता है, ये वाला। तो देखिए, चक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा मित्र आपको, कि जैसे ये सूर्य है, सूर्य का इक्वेटर है, क्या है? विषुवत रेखा। ये क्या है? विषुवत रेखा। ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। जो सौर कलंक होते हैं वो 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के 40 डिग्री, कितने? 40 डिग्री तक ही इनका निर्माण होता है। जो सौर कलंक होते हैं उनका निर्माण 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में होता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है इस तरीके से, इस तरीके से। एक बात और है, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर इनका आकार काफी बड़ा होता है। कैसा होता है? काफी बड़ा होता है, और धीमे धीमे 40 डिग्री तक जाने तक पहुंचने में इसे 5.5 वर्ष लगते हैं, और धीमे धीमे इनके आकार में कमी होती जाती है। क्या होती जाती है? आकार छोटा होता चला जाता है। जैसे यहां पर काफी बड़ा है, फिर यहां बड़ा है, फिर धीमे धीमे इसका आकार यहां तक 5.5 वर्ष में पहुंचने में बहुत ही कम रह गया। तो आपसे पूछा जाता है कि 40 डिग्री तक यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 5.5 वर्ष लगते हैं। कितने? 5.5 वर्ष लगते हैं। और लौटने में कितना समय लगता है यहां तक आने में? इसको पहले जैसे एक बार यहां पर गया इस तरीके से, तब 5.5 वर्ष लगे, और फिर वापस इस तरीके से आया। एक सर्किल होता है, क्या होता है? चक्र होता है, और चक्र इस तरीके से चक्र चलता रहता है। आज ऑल वर्ल्ड इस चक्र व्यू के ही चक्र में बंद कर कार्य करता है।
तो इस तरीके से चक्र है, चक्र चलता रहता है इस तरीके से। तो जाने में 5.5 वर्ष और 5.5 वर्ष आने में लगते हैं। कितने लगते हैं? 5.5 वर्ष आने में लगते हैं। इस तरीके से देखा जाए इस चक्र को पूरा होने में 11 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का समय लगता है? 11 वर्ष का समय लगता है। ये पूछ लिया जाता है कि कितने वर्ष का समय लगता है? 11 वर्ष का समय लगता है। जब इनका आकार बहुत बड़ा होता है, ये चक्र पूरा करते हैं, ऐसी कंडीशन में हमारे पृथ्वी पर तो दूरसंचार जो कम्युनिकेशन है बहुत तेजी के साथ प्रभावित होता है। अब देखिए यहां से एक बात पॉइंट और निकलता है मित्र कि जैसे जिस सौर ज्वाला है, सौर ज्वाला की लपटें लाखों किलोमीटर आगे तक जाती हैं, तो हमारी ये पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है। अब आप सोचते होंगे कि हमने कभी नहीं सुना कि जो सूर्य से निकलने वाली जो सौर ज्वाला है उससे पृथ्वी पर हजारों लोगों की मृत्यु हो। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। कंडीशन क्या है मित्र? जब ये ज्वाला निकलती है इस तरीके से, जैसे ही ज्वाला निकलती है इस तरीके से, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये वाला पृथ्वी का ये वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल इसको जैसे इस तरह टकराती है सौर ज्वाला इस तरीके से, तो इसे छलांग करके इधर कर देता है, इस तरह कर देता है, इस तरीके से इधर जाती है तो इसको इस तरीके से कर देता है, इस तरीके से। तो ऐसा प्रकाश हमें कहां पर दिखाई पड़ेगा? मोस्टली ध्रुवों पर दिखाई पड़ेगा। भाई आपको यहां तो दिखाई नहीं पड़ेगा यहां पर, लेकिन ये कहां से तुम्हें दिखाई देगा? यहां से दिखाई देगा, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से। जब ये सौर ज्वाला निकलती है तो यहां तक तो इसे सौर ज्वाला कहा जाता है, लेकिन जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाती है तब उसे अरोरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मित्र? अरोरा के नाम से। अब ये क्या है? अरोरा है, अरोरा, अरोरा सौर ज्वाला के इस नाम में बदल जाती है, सौर अरोरा के नाम में बदल जाती है। यदि इसे दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाता है, यदि इस अरोरा को दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाता है तो अरोरा ऑस्टलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरोरा ऑस्टलाइट। अरोरा ऑस्टलाइट कहा जाता है साउथ पोल पर। आपको एक ट्रिक बताता हूं याद करने की। ऑस्टलाइट है, ऑस्टलाइट से मतलब ऑस्ट्रेलिया, इसका नामकरण किससे किया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया कहां है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। कहां पर है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। तो दक्षिणी ध्रुव पर जो अरोरा होती है उसे क्या कहा जाता है? अरोरा ऑस्टलाइट। और जो उत्तरी ध्रुव होता है उस पर इसे अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। यहां पर खड़ा होकर के जो व्यक्ति देखेगा इसको टुकुर टुकुर इस तरीके दूरबीन से जो प्रकाश दिखाई देगा दौड़ता हुआ, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाएगा। तो ये पॉइंट मित्र आपको पूछा गया है, कई बार परीक्षा पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे अरोरा किसे कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है मित्र, यहां पर आपको यह बताना है, यूपीएससी जैसी आईएएस जैसी एग्जाम पूछा गया था कि जब अरोरा पृथ्वी के वायुमंडल में टकराता है तो एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है। उस आवाज का नाम उस एग्जाम में दिया गया था और पूछा गया था इसका संबंध किससे है। तो उस आवाज होती है उसको किस भौगोलिक किस नाम से जाना जाता है, आपको यह बताना है कि उस आवाज का नाम क्या है। आपको यह बताना है उस आवाज का नाम क्या है। यूपीएससी ऐसी एग्जाम पूछा गया था और आप कमेंट्स करके बताइए उस आवाज का नाम क्या है। तो मित्रों, मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे पहले खुद सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस पढ़ाता हूं। मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जो सारे विषय हैं आप एक बार जाकर जरूर अध्ययन करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आशा करता हूं कि इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।